बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बात करेंगे आज इको 402 के लेसन नंबर 1 की मार्केट्स एंड प्राइसेस। लेकिन उसकी तरफ जाने से पहले थोड़ी सी हम डिस्कशन कर लेते हैं। ये सब्जेक्ट चूंकि हमारा है जी मैक्रो इकोनॉमिक्स का, सॉरी माइक्रो इकोनॉमिक्स का। अगर हम इसका पेपर पैटर्न डिस्कस करें, जरूरत तो नहीं होती लेकिन स्टूडेंट्स पूछते हैं तो चले हम डिस्कस कर लेते हैं। इसके अंदर मिड टर्म, फाइनल टर्म। फाइनल टर्म का पेपर 60 मार्क्स का होता है, मिड टर्म का पेपर 38 मार्क्स का होता है। इसमें 22 एमसीक्यूज होते हैं आउट ऑफ 27। 2 शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं आउट ऑफ 3 और 2 लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं आउट ऑफ 3। यहाँ पे हमारे पास 33 एमसीक्यूज होते हैं आउट ऑफ 40। 4 लॉन्ग शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं आउट ऑफ 6 और 3 लॉन्ग होते हैं आउट ऑफ 4। ये हमारा पेपर पैटर्न होता है। हर सब्जेक्ट का जो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव कंबाइंड है उसका पेपर पैटर्न यही होता है। वीयू का सेम रूटीन है हर एक के साथ। हम आज बात स्टार्ट करेंगे, हम कोशिश करेंगे आज लेसन नंबर 1 और 2 दोनों को इंशाल्लाह कवर अप करें। मार्केट्स एंड प्राइसेस हमारा टॉपिक है, लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा देखें कि इकोनॉमिक्स क्या होता है। इकोनॉमिक्स इज स्टडी ऑफ हाउ सोसाइटीज यूज स्केर्स रिसोर्सेज टू प्रोड्यूस वैल्यूएबल कमोडिटीज। इकोनॉमिक्स हमें ये सिखाती है कि कोई भी सोसाइटी अपने लिमिटेड रिसोर्सेज को यूज कर, यानी कि अपने लिमिटेड रिसोर्सेज को डिस्ट्रीब्यूट करती है मुख्तलिफ लोगों के दरमियान। किस तरह से? इन शॉर्ट ये समझ लें कि लोगों की डिमांड्स, लोगों की वांट्स अनलिमिटेड है, रिसोर्सेज लिमिटेड है। तो उन्हीं लिमिटेड रिसोर्सेज से लोगों की अनलिमिटेड वांट्स को मीट अप करना है और उन्हें सेटिस्फाई करना है। दिस इज कॉल्ड इकोनॉमिक्स। दो इसकी ब्रांचेज है, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। अगर हम जस्ट एक इंडिविजुअल को डिस्कस करते हैं तो वो माइक्रो इकोनॉमिक्स है, और अगर हम ओवरऑल सोसाइटी, किसी गवर्नमेंट को, किसी ओवरऑल इकोनॉमी को जब डिस्कस करते हैं, दिस इज कॉल्ड मैक्रो इकोनॉमिक्स। कुछ थीम्स की बात करते हैं, थीम्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। सिंपल सी बात है कि मिक ग्रेगर, सॉरी मिक जैगर एंड रोलिंग स्टोन्स, ये नाम याद रखेगा। यू कांट ऑलवेज गेट व्हाट यू वांट। इनका कहना है कि आप जो चाहते हैं वो हर दफा हासिल नहीं कर सकते। ये एमसीक्यूज है, माइंड में रखिएगा। लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, अनलिमिटेड वांट्स हैं, तो उन्हीं को एलोकेट करना है प्रॉपर प्लानिंग के साथ, एक मार्केटिंग स्ट्रेटजी के साथ। माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड ऑप्टिमल ट्रेड ऑफ, कंज्यूमर थ्योरी, वर्कर्स थ्योरी या फॉर्म्स, ये कुछ चीजें हैं, आगे इंशाल्लाह आएंगी, तो जब आएंगी तब उन पे बात करेंगे। अभी बिल्ली टाइम जाया करने की जरूरत नहीं है। हम काम की बात पे आते हैं। पॉजिटिव वर्सेस नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, ये भी दो इकोनॉमिक्स की समझ लें ब्रांचेज ही हैं, टाइप्स हैं। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स डील विद ऑब्जर्वेशन और प्रिडिक्शन ऑफ फैक्ट्स ऑफ इकोनॉमिक लाइफ। ये किस चीज को डील करती है? ये प्रिडिक्शन या ऑब्जर्वेशन जो हकायक हैं इकोनॉमिक लाइफ के, उनके हवाले से, यानी कि उनकी ऑब्जर्वेशन, उनकी प्रिडिक्शंस को ये डील करती है। दिस इज कॉल्ड पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। एग्जांपल है जी, व्हाट विल बी द इम्पैक्ट ऑफ इंक्रीज इन वेजेस ऑन द प्राइस ऑफ प्रोडक्ट। अगर किसी की वेजेस इंक्रीज होती है तो प्राइस ऑफ प्रोडक्ट पे क्या इंपैक्ट आएगा? दिस इज पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या है? वैल्यू जजमेंट्स अबाउट हाउ इकोनॉमिक्स शुड ऑपरेट बेस्ड ऑन सर्टेन मॉरल प्रिंसिपल्स एंड प्रेफरेंसेस। ये देखो, कुछ रूल्स, कुछ प्रिंसिपल प्रेफरेंसेस की मौजूदगी में इकोनॉमिक्स जो है वो किस तरह ऑपरेट करती है, किस तरह जजमेंट्स करती है। दिस इज कॉल्ड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। व्हाट वेज रेट शुड बी पेड टू ऑटो वर्कर टू मेक देम एन एक्टिव मेंबर ऑफ सोसाइटी। देखिए, पीछे सीधी सी बात, स्ट्रेट फॉरवर्ड बात थी कि अगर तनख्वाह इंक्रीज होती है तो उससे प्राइस में क्या फर्क पड़ेगा। यहाँ पे हमें एक प्रिंसिपल, एक रूल डिसाइड करना है कि एक ऑटोमोबाइल वर्कर को कितनी सैलरी देनी चाहिए कि वो एक एक्टिव मेंबर हो सोसाइटी का। मतलब ये कहने का
कि वो सेटिस्फाई हो। अब सिंपल सी बात है, आप मैं छोटी सी मिसाल दूंगा कि एक ऑटोमोबाइल इंजीनियर है और आप उसे कहें तो मैं 30,000 सैलरी मिलेगी, और उसी ऑटोमोबाइल इंजीनियर के अंडर जो उसके असिस्टेंट्स काम कर रहे हैं वो भी 30,000 सैलरी ले रहे हो, तो वो कभी भी वहां पे एज ए मोटिवेटर काम नहीं करेगा। वो कहेगा यार इन्होंने हर एक को एक जैसा रखा हुआ है, वॉचमैन है तो उसकी भी सैलरी 30,000 है, इंजीनियर है तो उसकी भी सैलरी 30,000 है, मैनेजर है तो उसकी भी सैलरी 30,000 है। ऐसा नहीं होता। इन चीजों को जजमेंट करना, इन चीजों को ऑपरेट करना, इन रूल्स प्रिंसिपल्स बनाने, दिस इज कॉल्ड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। आगे बात करते हैं मार्केट। मार्केट इज द जियोग्राफिकली डिफाइंड एरिया वेयर बायर्स एंड सेलर्स इंटरेक्ट टू डिटरमाइन प्राइस। ये एक एरिया होता है जहां पे, इन शॉर्ट हम मार्केट की यही समझ लें, जहां पे बायर सेलर्स आपस में मिलते हैं और प्रोडक्ट्स एक्सचेंज करते हैं, खरीदते बेचते हैं, दिस इज कॉल्ड मार्केट। आगे टर्म आ गया जी आर्बिट्रेज। आर्बिट्रेज क्या है? बाइंग द प्रोडक्ट एट द लो प्राइस एंड फ्रॉम वन लोकेशन एंड सेल एट हाई प्राइस इन अनदर। जहां पे प्राइस कम है वहां से चीज खरीद के जहां पे प्राइस हाई है वहां पे बेचना, ये आर्बिट्रेज कहलाता है। देखिए गांव से दूध खरीद के लोग जो ग्वाले हैं वो आके सिटी में बेचते हैं, क्यों? तो गांव में दूध 160, 170, 180 में मिल जाता है और सिटी में आके वो 220 रुपये बेचते हैं। तो क्या है कि लो प्राइस खरीद के और हाई प्राइस पे सेल किया जाता है, जिसका आर्बिट्रेज। कंपेटिटिव मार्केट नॉन नॉन कंपेटिटिव मार्केट, ऐसी मार्केट जहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ बायर्स और सेलर्स हो वो कंपेटिटिव मार्केट होती है। और ऐसी मार्केट जहाँ पे फ्यू प्रोड्यूसर्स हो वो नॉन कंपेटिटिव मार्केट है। जिस तरह जी आप कह लें हमारा वापता है, तो वाप इलेक्ट्रिसिटी की जो मार्केट है वो नॉन कंपेटिटिव है। जी, मार्केट प्राइस, कंपैरेटिव मार्केट्स एस्टैब्लिश वन प्राइस। जो कंपैरेटिव मार्केट्स होती हैं वहां पे प्राइस, जाहिर सी बात है जब प्राइस चेंज करेंगे तो ऑब्वियसली आप कस्टमर को लूज कर सकते हैं, तो फिर एक प्राइस सेट होती है। नॉन कंपैरेटिव प्राइस में हर बंदे की अपनी मर्जी की प्राइस होती है। आगे प्रोसीड करेंगे। लेसन नंबर 2 है जी। अच्छा पीछे देख लें कुछ चीज हम मिस कर दी हो, रेंज ऑफ प्रोडक्ट, गैसोलीन, सुप्रीम एग्जांपल। हाँ जी, एक्सटेंट डेफिनेशन, मार्केट डेफिनेशन एंड मार्केट एक्सटेंट क्या होता है? विच बायर सेलर शुड बी इंक्लूड इन गिवन मार्केट, डिफाइन बाउंड्रीज ऑफ मार्केट जियोग्राफी। अच्छा कुछ नहीं है, ठीक है जी, आगे प्रोसीड करते हैं। मार्केट्स एंड प्राइसेस, ये हमारा टॉपिक कंटिन्यू है। इकोनॉमिक्स कुछ अदर पर्सपेक्टिव के साथ बात करें तो इकोनॉमिक्स इज स्टडी ऑफ चॉइसेस मेड बाय पीपल हु आर फेस्ड विद स्केर्सिटी। वो लोग जो स्केर्सिटी कहते हैं, इसको भी लिमिटेड रिसोर्सेज कह लें। लोग लिमिटेड रिसोर्सेज को फेस करते हुए जब अपनी चॉइसेस जाहिर करते हैं, ठीक है, और उनकी चॉइसेस को स्टडी करना इकोनॉमिक्स कहलाता है। ये एक दूसरा पर्सपेक्टिव है। देखिए ना, एक बंदे ने तो अपनी ख्वाहिश जाहिर कर ली, मैंने लैंड क्रूजर परचेज करनी है, जेब में उसके 2 लाख भी ना हो। और एक बंदा वो है, उसे पता है कि मेरी जेब में 2 लाख ही है तो मैं इससे बहुत कुछ, तो ये है कि मैं एक होंडा की 70 बाइक ले सकता हूँ एक अच्छे तरीके से। अगर मैं खरीदूं सेकंड हैंड में 1 to 5 खरीद सकता हूँ, ठीक है। तो बताने का मकसद है कि वो अपनी चॉइस को ही उस तरह का रखेगा कि जिस तरह के उसके पास रिसोर्सेज है। दिस इज अनदर पर्सपेक्टिव ऑफ इकोनॉमिक्स। आगे हमारे पास बात आती है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। जी, किसी भी चीज को प्रोड्यूस करने के लिए टोटल 4 फैक्टर्स होते हैं। यहाँ पे उसने 5 डिस्कस किए, तो चलिए हम 5 की बात कर लेते हैं। वैसे एक्चुअली 4 होते हैं। उसमें हम कहते हैं, जो आम लफ्जों में हम कहते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड मैनेजमेंट। यहाँ पे जो 5 है उनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले नेचुरल रिसोर्सेज है। इसमें आपका लैंड आ जाती है, वाटर है, मिनरल्स है, ऑयल, गैस, डिपॉजिट, रिन्यूएबल्स, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल ऐसे रिसोर्सेज जिनको, जिस तरह वो है फ्यूल है, वो रिन्यू किया जाता है उसको, खाम तेल निकलता है, फिर उसको फिल्टराइज करके तो मुख्तलिफ चीजों में कन्वर्ट किया जाता है। फिर लेबर आ जाती है, ह्यूमन एफर्ट, फिजिकल मेंटल एफर्ट जो होती है उसे लेबर कहते हैं। इसमें मैनेजर्स भी आ जाते हैं, इसमें सैलरी पर्सन भी आ जाते हैं, इसमें डेली वेजेस वर्कर्स भी आ जाते हैं। फिजिकल कैपिटल में आ जाता है आपकी आल मशीन, बिल्डिंग इक्विपमेंट, रोड, ये तमाम वो चीजें जो फिजिकल रेजिस्टेंस रखती हैं, कैपिटल इंटेंसिव है और वो इस्तेमाल होती है, फिजिकल कैपिटल आ जाता है। ह्यूमन कैपिटल, नॉलेज एंड स्किल्स एक्वायर्ड फॉर, अब इसको मैनेजमेंट के जुमरे में ले रहे हैं कि जो मैनेजर्स हैं वो ह्यूमन कैपिटल में आ जाते हैं। उनकी एजुकेशन, एक्सपीरियंस, नॉलेज, स्किल्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। फिर आखिर में हमारे पास आता है एंटरप्रेन्योरशिप।
Entrepreneurship, the effort of coordinate the production and sale of goods and services. Entrepreneur takes risk and commit time and money to business without any guarantee of profit. वो बंदा जो रिस्क लेता है कोई बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, या बिजनेस एग्जिस्टिंग बिजनेस में कोई ना कोई रिस्क लेता है, ठीक है, हालांकि उसे प्रॉफिट की गारंटी नहीं है, देन वो रिस्क लेता है, तो रिस्क टेकर पर्सन को एंटरप्रेन्योर कहते हैं। ये टोटल ये 5 हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हो गए। जी हमारे पास यहाँ पे है जी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज फ्रंटियर। ये आपका एक एमसीक्यू बन सकता है। द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर कर्व शोज द पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अवेलेबल इन द इकोनॉमी। जी कितने कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अवेलेबल है इकोनॉमी के अंदर, ये हमें ये फ्रंटियर बताता है। वैसे आपको इसका एमसीक्यू को डेफिनेशन नहीं आएगी, बल्कि सिर्फ ये आएगा पीपीएफ स्टैंड फॉर, या प्रोडक्शन पॉसिबल फ्रंट, वैसे पीपीएफ स्टैंड फॉर ही आता है, आया हुआ एक दो दफा। scarcity and the PPF. To increase the amount of farms goods by 10 tons, we must sacrifice 100 tons of factory goods. जी हम ये स्केसिटी है कि कुछ एक चीज को अगर हम बढ़ाएंगे तो अल्टीमेटली हमें उसके बरस किसी दूसरी चीज को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। अगर आप फार्मर्स को पैसा देते हैं गुड्स प्रोड्यूस करने के लिए, तो ऑब्वियसली वो पैसा अपने फैक्ट्रीज वालों को देना था, तो वहां पे नहीं दिया, तो वहां पे सेक्रीफाइस करना पड़ेगा फार्मर्स को बिल्ड अप करने के लिए। पीपीएफ कर्व इज bought out because resources are not perfectly adaptable। जी रिसोर्सेज अक्सर का हमारे लिए परफेक्टली अडेप्टेबल नहीं होते, इसलिए लाजमी नहीं है कि इसका रिजल्ट हर दफा सेम ही है। जी शिफ्टिंग ऑफ पीपीएफ कर्व, to increase the production of one good without decreasing the production of other, the PPF curve must shift outward। जी अगर आप ऊपर हमने बात की कि किसी एक चीज सैक्रिफाइस करते हैं दूसरी हासिल करने के लिए, और अगर हम ऐसा ना करें, मतलब एक तो हासिल कर रहे हैं लेकिन कोई दूसरी सैक्रिफाइस नहीं हो रही, तो हमारा पीपीएफ कर्व आउटवर्ड शिफ्ट कर जाएगा। यहाँ पे मिसाल अगर आपको दी जाए, आप ये देखें कि बैंकों ने कर्जा देना शुरू कर दिया फार्मर्स को, क्यों? क्योंकि जो बिजनेसेस हैं उनके पास ऑलरेडी स्पेयर मनी मौजूद है और उनको कर्जे की जरूरत नहीं है, बल्कि वो बैंक के पास अपने डिपॉजिट रखवा रहे हैं ताकि पैसा कमा सके। तो फिर अल्टीमेटली प्रोडक्शन फैक्ट्रीज पे कोई असर नहीं पड़ेगा और फार्मर्स भी पे भी इन्वेस्टमेंट हो जाएगी। दिस इज द शिफ्टिंग ऑफ पीपीएफ का। जी स्टूडेंट्स, ये हमारे 2 लेसन थे। उम्मीद करता हूँ ये लेसन आपके लिए अंडरस्टैंडिंग होंगे। वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। अल्लाह हाफिज।